तो देखो अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीओ का व्यापारिक संगठन का अध्याय 5, जिसमें दिया गया है आयात व्यापार से संबंधित हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आयात व्यापार समझते हैं कि आयात व्यापार क्या होता है। जब हम किसी विदेश से माल को मंगाते हैं उसे हम कहते हैं आयात व्यापार। इंग्लिश में हम उसको इम्पोर्ट बिजनेस कहते हैं। तो आयात व्यापार, जब हम कुछ माल मंगाएंगे तो उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमें माल को मंगाना होता है तो हमें गवर्नमेंट से आज्ञा लेनी होती है, यानी हमें एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है और उस लाइसेंस को हम क्या कहते हैं, आयात अनुज्ञा पत्र। विदेशों से माल को वैध रूप से आयातित करने हेतु भारत सरकार से आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। उसे इम्पोर्ट लाइसेंस और हिंदी में आयात अनुज्ञा पत्र कहते हैं। यानी लाइसेंस को अगर हम हिंदी में अनुज्ञा पत्र कहते हैं, यानी आज्ञा पत्र हम किससे लेते हैं, गवर्नमेंट से। अब देखिए, आयात अनुज्ञा पत्र जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया विशिष्ट अनुज्ञा पत्र और एक लिख दिया हमने सामान्य अनुज्ञा पत्र। अब देखिए, विशिष्ट अनुज्ञा पत्र क्या होता है, केवल उसी देश से माल आयात करना, उसी देश से माल को आयात करना जिसका नाम उस लाइसेंस में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट अनुज्ञा पत्र, यानी स्पेसिफिक लाइसेंस। एक होता है हमारा सामान्य जनरल लाइसेंस। अब जनरल लाइसेंस क्या होता है कि उसमें हम किसी भी देश से माल मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें गवर्नमेंट से आगे मिली है कि हम किसी भी देश से माल मंगाएंगे तो वो हो गया हमारा जनरल। और जैसे हमें मान लिया अमेरिका से माल मंगाना है तो उस लाइसेंस में केवल अमेरिका का ही नाम लिखा होगा, अन्य किसी कंट्री का नाम नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि आयात अनुज्ञा पत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है विशिष्ट और एक होता है सामान्य। विशिष्ट में पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखा होता है, जबकि सामान्य में जनरल लाइसेंस में किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिखा होता है। अब देखिए, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विदेशी ऑर्डर अथवा इंडेंट। अब देखिए, विदेशी ऑर्डर क्या होता है। देखिए, विदेशी ऑर्डर में जो आयात करता होता है वो सीधे माल या तो उत्पादक से मंगाएगा अथवा किससे मंगाएगा, निर्माता से मंगाएगा, यानी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे। उत्पादक को ही हम निर्माता कहते हैं। तो जब वो माल का आदेश सीधा किसके पास भेजता है, उत्पादक के निर्यातक के पास भेजता है, तो उसे हम कहते हैं विदेशी ऑर्डर। और कई बार क्या होता है कि जो ये निर्यातक होते हैं या उत्पादक होते हैं, अपना माल को बेचने के लिए एक एजेंट को नियुक्त कर लेते हैं। तो जब माल का आयातकर्ता माल का ऑर्डर किसको देता है, आयातकर्ता मतलब उत्पादक या निर्यातक को न देकर किसको देता है, उसके एजेंट को देता है, यानी उसके प्रतिनिधि को देता है या अभिकर्ता को देता है। हम इसको अभिकर्ता भी कह सकते हैं, हम इसको एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब माल का ऑर्डर एजेंट को देता है तो उसे हम कहते हैं इंडेंट। ठीक है, और उस इंडेंट में सभी कुछ लिखा जाता है, जैसे माल की किस्म, माल कितना माल मंगाना है, माल की मात्रा, ये सब बातें किस में मेंशन रहती हैं, इंडेंट या विदेशी ऑर्डर में मेंशन रहती हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे का देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो इंडेंट होता है उसके भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है खुला इंडेंट और एक होता है बंद इंडेंट। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है खुला इंडेंट और एक हमने लिखा है बंद इंडेंट। ठीक है, अब देखिए, खुला इंडेंट क्या होता है, जैसे हमें कोई भी माल मंगाना है तो कैसे माल की पैकिंग होगी, कैसे वो बंदरगाह तक पहुँचेगा, इस सब का जिम्मा किस पे होता है, जो एजेंट। जैसे हमने इंडेंट में क्या होता है, हम माल का ऑर्डर किसको देते हैं,
हम एजेंट को ही देते हैं, हमें उसको अभिकर्ता को ही तो देते हैं हम। तो उसका सारा जिम्मा जब उस अभिकर्ता या एजेंट के ऊपर होता है कि माल को बांधना, पैकिंग करना, प्रपत्र भरना, यानी आय से संबंधित सारी जो भी कार्रवाई या प्रोसीजर होता है वो जो एजेंट के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं खुला इंडेंट, ठीक है, यानी ओपन इंडेंट। और एक होता है हमारा बंद इंडेंट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्लोज इंडेंट। जब माल को आयात करने से संबंधित बातें या आयातकर्ता के आदेशानुसार बंद इंडेंट से संबंधित सारी बातें होती है, ठीक है। यानी जब माल के आयातकर्ता द्वारा उसके आदेश पर माल को भेजा जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज इंडेंट। अब उस क्लोज इंडेंट में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, देखिए यहाँ लिखा है माल की गुणवत्ता संबंधी जानकारी, यानी माल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, यानी जिस किस्म का माल आयातकर्ता ने मंगाया है उसी टाइप का माल उसको भेजना है। दूसरा देखिए, जैसे हम किसी भी अलग अलग देशों में जो माप तोल होती है वस्तु की वो अलग अलग होती है, तो हमें उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है जो उस देश में प्रचलित हो। तीसरा, पैकिंग इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। जैसे यदि आयातकर्ता ने दिया है कि मेरे माल की पैकिंग इस तरीके से होनी चाहिए, तो बंद इंडेंट में, क्योंकि अभी हमने बताया कि बंद इंडेंट में जो माल भेजा जाता है वो किसके आदेशानुसार भेजा जाता है, आयातकर्ता के आधार पर, यानी वही सारी शर्तें डिसाइड करता है कि कैसे मेरे माल की गुणवत्ता होगी, कैसे उसकी पैकिंग होगी, किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर पैकिंग हमने कर दी उसके किसके आदेश पर, आयातकर्ता के आदेश पर। फिर एक चिन्ह डालना, जैसे हमें गोवा में अब हम क्या होता है अलग अलग शहर के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया हमें गोवा में माल भेजना है तो गोवा के लिए हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल बना लिया। जैसे हमें शिमला में माल भेजना है तो हमने क्या बना लिया, हमने आयात का, यानी आयात का जो ये रेक्टेंगल का साइन है इसको देखकर ही हम ये पता कर सकते हैं कि ये माल किस शहर में भेजा जा रहा है, ठीक है, उसकी पैकिंग को देखकर। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, मूल्य इंडेंट में स्पष्ट कर देना चाहिए कि कितना मूल्य का माल मंगाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 पॉइंट आता है आपका, जहाज़ का नाम, समय और बंदरगाह का नाम का उल्लेख भी इंडेंट में कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा माल किस जहाज़ से आएगा, किस समय पर आएगा और किस बंदरगाह से आएगा, इस सब बातों का उल्लेख भी किस में होना चाहिए, इंडेंट में होना चाहिए। अब देखिए जब हम किसी दूसरे देश से माल मंगाते हैं तो हम ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो सामुद्रिक मार्ग से होता है। अब समुद्र में कई बार ऐसा होता है कि जहाज़ के डूबने की संभावना बनी रहती है, तो जहाज़ के डूबने से हमारा माल भी डूब जाता है, जिसके कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो क्या होता है, हम जहाज़ का एक बीमा करा लेते हैं। अब उस जहाज़ से संबंधित जो जोखिम होती है वो किसकी होती है, बीमा कंपनियों की होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भुगतान। तो देखिए भुगतान कौन से देश से होगा, किस मुद्रा में होगा और उस भुगतान की या उस पेमेंट की हमारा क्या प्रोसीजर होगा, इन सब बातों का उल्लेख भी इंडेंट में अवश्य कर देना चाहिए। फिर देखिए हमारा आता है सुपुर्दगी आदेश। देखिए जो ये निकासी प्रतिनिधि होता है, यानी विक्रेता भी एक एजेंट को यूज़ करता है, नियुक्त करता है, और आयातकर्ता भी अपने एक एजेंट को नियुक्त कर लेता है। तो जो निकासी प्रतिनिधि होता है, क्योंकि हम यहाँ आयात से संबंधित बातें कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट संबंधित बातें कर रहे हैं, तो इस निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति कौन करेगा, आयातकर्ता, ठीक है। तो आयातकर्ता के द्वारा जहाजी कार्यालय से कप्तान के नाम इस आशय का आदेश प्राप्त करना जिसमें उल्लेखित होता है
कि इस आदेश को लाने वाले व्यक्ति को संबंधित माल की सुपुर्दगी प्रदान कर दी जाए। यानी वो जो एजेंट होता है वो क्या करता है, बंदरगाह पर जाकर कप्तान के नाम की रसीद प्राप्त करता है और वो ये कहता है, उसमें क्या लिखा होता है कि जो भी इस रसीद को लाएगा, जो भी व्यक्ति, उसी को ही माल को की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निकासी चालान। सुपुर्दगी आदेश अथवा निकासी चालान कहलाता है। इस चालान की 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति जहाज के कप्तान तथा दूसरी प्रति गोदी अधिकारी को देनी होती है। अब देखिए, अब गोदी अधिकारी कौन होता है, डॉकयार्ड ऑफिसर, जहाँ पर एक तो होता है जहाज, जहाँ पे डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज आकर रुकता है, वो होता है डॉकयार्ड अधिकारी। और एक होता है कप्तान, जो यानी जहाज को लाता है, वो होता है जहाज का कप्तान। और जहाँ पर जहाज आकर रुकता है उसे हम कहते हैं गोदी अधिकारी। ठीक है, फिर आता है आगम पत्र या प्रवेश बिल। देखिए, आयात, जैसे ही माल मतलब बंदरगाह पर पहुंचता है तो एक आयात कर का भी एक, जिसको हम चुंगी कर भी बोल देते हैं, तो उसका पेमेंट भी हमें करना होता है। ठीक है, और इस कार्य को किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आगम पत्र या प्रवेश बिल भी कहते हैं। यानी चुंगी पत्र, प्रवेश बिल जैसे ही हमारे उसमें एंटर करेगा तो जो चुंगी अधिकारी है वो क्या होगा, आपसे कर वसूल करेगा। अब देखिए, जो दर्शनीय विपत्र होता है ये क्या होता है, तो देखिए, बिल ऑफ साइट, माल के बंदरगाह पर पहुंचने की तिथि तक यदि निकासी प्रतिनिधि के पास माल के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं होती है तो उस स्थिति में ज्ञात सूचनाओं के अनुमान के आधार पर आयात कर के भुगतान हेतु जो विपत्र तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दर्शनीय विपत्र। देखिए, कई बार क्या होता है, जो एजेंट होता है उसके पास कोई रसीद नहीं होती और माल के आयातकर्ता द्वारा भेज दिया जाता है कि जाओ बंदरगाह से माल उठा लाओ। लेकिन कप्तान की रसीद जो अभी उसे दी गई थी, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें यही था, सुपुर्दगी आदेश में क्या था कि जो भी इसको लाएगा, एक मतलब रसीद दी गई थी निकासी प्रतिनिधि को पहले कि जो भी व्यक्ति लाएगा उसके संबंध उसी को ही माल की सुपुर्दगी दी जाएगी। लेकिन अब इससे संबंधित कोई जानकारी है नहीं निकासी प्रतिनिधि के पास, तो वो क्या करेगा, एक अनुमान से उसका जो चुंगी अधिकारी है, पेमेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसको क्या करेगा, एक पेमेंट कर देगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कि भुगतान है, तो जो विपत्र उसे हम दर्शनीय विपत्र कहते हैं। अब आता है गोदी चालान। तो देखिए, माल के बंदरगाह पर डाक से बाहर लाने के लिए, ठीक है, निकासी प्रतिनिधि द्वारा जो चालान भरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गोदी चालान कहते हैं। इसके बाद देखिए, फिर आता है गोदी वारंट। अब देखिए, गोदी वारंट क्या होता है, तो देखिए, गोदी वारंट क्या होता है, विदेशों से मंगाए जाने वाले माल को बंदरगाह पर ही स्थित प्रतिबंधित गोदामों, ये जो प्रतिबंधित गोदाम होते हैं ये गवर्नमेंटेड गोदाम होते हैं और गोडाउन होते हैं, इसमें रखवाने की स्थिति में गोदाम प्राधिकारी द्वारा जो रसीद प्रदान की जाती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आयात करता होता है उसके पास जो चुंगी कर हमें देना होता है तो उसका पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है कि माल को उन गोदामों में रखवा देता है और जब उस चुंगी का पेमेंट कर दिया जाता है तब माल को उठा लिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमने विदेशों से मंगाया और तुरंत उस माल को हमें पुनर्निर्यात करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आयातकर्ता क्या होता है कि वहीं जो डॉक होते हैं बंदरगाह पर, उन पर क्या होता है, उसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं बंदरगाह को, मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। तो वहाँ पर स्थित जो गोदाम होते हैं उनमें माल को रखवा देता है। ठीक है,
अब देखिए अब क्या होता है इसके बाद गोदी वारंट क्या होता है। देखिए विदेशों से मंगाए जाने वाले माल को बंदरगाह, ये हमने बता दिया, हाँ गोदी वारंट बता रहे थे। विदेशों से मंगाए जाने वाले माल को बंदरगाह पर ही स्थित प्रतिबंधित गोदामों में रखवाने की स्थिति में गोदाम प्राधिकारी द्वारा, यानी गोदाम के द्वारा प्राधिकारी द्वारा जो रसीद दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गोदी वारंट कहते हैं। और ये जो होती है ये क्या होती है, हस्तांतरणीय होती है। ठीक है, अब देखिए फिर आता है रेलवे रसीद और मोटर रसीद। देखिए प्राय आयातित माल को बंदरगाह से आयातकर्ता के स्थान पर पहुंचाने के लिए हम किस साधन का यूज़ करते हैं, या तो रेलवे अथवा ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाता है। और इस संदर्भ में रेलवे अथवा ट्रांसपोर्ट द्वारा जो भी रसीद दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेलवे रसीद कहते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो ये आयात निर्यात से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, तो आज जो हमने पढ़ा पार्ट 1 पढ़ा है, आयात से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आगे आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे निर्यात से संबंधित किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।